नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयपाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के नन्नी से हुई यात्रा की शुरुआत और मालवा क्षेत्र की यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं अनुराग ठाकुर की तेज तर्रार और युवा राजनेता की छवि है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर युवाओं के बीच में भी बेहद पॉपुलर है। इस बीच मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। साथ ही साथ सरकार की नीतियों को जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर की तरफ से केंद्रीय आईबी मिनिस्टर और युवा एवं खेल कल्याण मामलों के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि ये यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया। और इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर युवाओं और लोगों के बीच पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश में रैली की जन आशीर्वाद रैली शुरू कर दी गई। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ हो गया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मध्य प्रदेश पहुंचे और मध्य प्रदेश के नंदनी से जो ये यात्रा है इसकी शुरुआत की गई। साथ ही साथ मालवा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं अनुराग ठाकुर और अनुराग ठाकुर की जो छवि बनी हुई है युवाओं के बीच, वो तेज तर्रार राजनेता की छवि है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर भी हैं। तो आपको बताते चले, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो नीतियां हैं सरकार की उनको जनता के बीच पहुंचाने का पूरी तरह से जो प्रयास है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ से बड़ी अपडेट। एनएसजी के उच्च अधिकारियों ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात की। विधानसभा और लोक भवन की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल भी किया गया। विधानसभा के करीब उड़ा सेना का हेलीकॉप्टर, लोगों के बीच बना कौतूहल का विषय। तो वहीं कल लोक भवन में शाम 4 बजे से शुरू होगा एनएसजी की मॉक ड्रिल। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब एनएसजी की जो मॉक ड्रिल है वो शुरू होनी है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लखनऊ में एनएसजी के उच्च अधिकारियों ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात की। इसके साथ ही विधानसभा और लोक भवन की सुरक्षा को लेकर भी मॉक ड्रिल किया गया है। हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि एनएसजी के उच्च अधिकारियों के साथ ये मुलाकात की है प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने, तो क्या कुछ उसमें अहमियत रखता है, क्या अपडेट है? देखिए, समय समय पर जो हाई सेंसिटिव एरियाज हैं या जो इमारतें या बिल्डिंगें हैं उनको इस तरह के मॉक ड्रिल के साथ चेक किया जाता है। और खास बात यह है कि जो यूपी विधानसभा है उसमें आज एनएसजी के जो तमाम लोग थे उन्होंने मॉक ड्रिल किया। हालांकि एकाएक ये जब शुरू हुआ तो काफी लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर कुछ देर बाद से सामान्य हुई। और जो मॉक ड्रिल है वो एनएसजी के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में किया गया। उसके अलावा जो एनएसजी के अफसरान थे वो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से भी मिले। और चूंकि एक रूटीन प्रक्रिया है, समय समय पर ऐसा किया जाता है। कभी यूपी पुलिस मॉक ड्रिल करती है तो कभी जो यूपी की एटीएस है वो मॉक ड्रिल करती है। उसी क्रम में आज जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोक भवन जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय कहते हैं उसको लेके एनएसजी के कमांडोज ने मॉक ड्रिल किया और साथ ही साथ प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से भी मुलाकात की। जी बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से देखें तो हमेशा से ही उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आई। इसके बाद यहाँ पर अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो सेना की तरफ से भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन इस बीच विधानसभा और लोक भवन की सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको लेकर इस तरह का कदम उठाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर देखिए, समय समय में मैंने बताया आपको कि समय समय पर ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो तमाम राज्य सरकारों की एजेंसियां हैं वो सुरक्षा के बंदोबस्त करके हमेशा जांचती रहती हैं। जो लोकल पुलिस है वो अपने हिसाब से टेस्टिंग करती है। उसके अलावा
जो तमाम और अलग अलग विंग्स हैं सिक्योरिटीज की, यूपी गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट की, जो डिपार्टमेंट है वो करते रहते हैं। और सेंट्रल एजेंसियां जो है वो भी इस तरह की मॉकड्रिल अक्सर करती रहती हैं कि कभी भी ऐसी बात स्थिति आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए। खासकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा या उत्तर प्रदेश का लोक भवन, जो सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफिस या दफ्तर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठते हैं वहां पे, तो लिहाजा ऐसा समय समय पर इस तरह के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। बिल्कुल, किए और कहीं जाते ना हैं। कहीं ये बेहद ज़रूरी भी है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट, योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में बैठक हुई है, जहां 19 में से 15 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इनमें आगरा एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल बनाए जाने का भी प्रस्ताव शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नोएडा और अयोध्या की तर्ज पर आगरा के हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिलने के साथ ही धान खरीदी नीति के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। तो करीब यहाँ पर जो 15 प्रस्ताव हैं उन पर मोहर लगाई गई है। 19 में से 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज योगी कैबिनेट की ये अहम बैठक हुई है, जिस दौरान 15 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं जिनको योगी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है? नीलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और इसमें तमाम जो चर्चाएं हैं, जो प्रस्ताव है, उन पर चर्चा की गई है। काफ़ी जो अहम मुद्दे रहे हैं उनको लेकर भी चर्चा की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। इसकी क्या अपडेट मिल पा रही है? योगी कैबिनेट की आज बैठक हुई है लोक भवन में, इसके बाद कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे हैं जिनको मंजूरी मिल गई है? बिल्कुल, अगर हम महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो यूपी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 15 प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि अगर हम इनमें से प्रमुख प्रस्ताव की बात करें तो कृषि विभाग से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि धान खरीद को मंजूरी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दे दी है, जिसमें अलग अलग श्रेणी के धान खरीद का जो एमएसपी है वो भी तय कर दिया गया है, जिसमें 2183 रुपए और साथ ही साथ जो 2040 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीद पूरे प्रदेश भर में की जाएगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। हालांकि 1 अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक ये योजना लागू रहेगी। 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पूरे प्रदेश भर में किसानों से किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। दूसरा है गृह विभाग से, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आरक्षी हैं और मुख्य आरक्षी हैं उनको साइकिल भत्ता जो उनका पहले 200 रुपए मिलता था उसको 500 रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है। उसके अलावा उनकी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं पुलिस विभाग की, जिसमें कई पुलिस लाइन के निर्माण है, आवासीय भवनों के निर्माण है, उनसे जुड़े हुए प्रस्तावों को भी यूपी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाए। उनको पीपीपी मॉडल पर, मतलब सीधे तौर पर हम कहें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर देने का निर्णय आज यूपी कैबिनेट में लिया गया है। साथ ही साथ जो 7 राही पर्यटक आवास हैं उनकी बिड्स को लेकर भी आज यूपी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। सीधे तौर पर उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और बड़े पैमाने पर वहां पर कोशिश की जाएगी कि जो सुविधाएं बढ़े और पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा अगर हम बात करें औद्योगिक विकास विभाग की, तो उसके भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें 33 राजस्व गांवों के 35,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसमें 8,000 एकड़ भूमि ग्राम समाज और साथ ही साथ विभिन्न जो प्राधिकरण है उनकी है। इस जमीन को औद्योगिक विकास विभाग को दिया जाएगा ताकि उसका डेवलपमेंट किया जा सके। तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हो चुकी है, जिसमें इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी। बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगाई गई है और ये कई दृष्टि से, क्योंकि अगर हम बात पर्यटन की करें, औद्योगिक की करें, आगे सुरक्षा के लिहाज से भी करें, तो ये तमाम क्षेत्रों में चर्चा हुई है, जिसको लेकर ये जो प्रस्ताव है वो पास किए गए हैं। इसके अब तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी?
चलिए दोबारा से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब जिस तरह से देखिए कि आज कैबिनेट की बैठक हुई है, योगी कैबिनेट की बैठक में जो 15 प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी मिल गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां मिर्जापुर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां कैश डिलीवरी गाड़ी से दिन दहाड़े गोली मारकर लूट की गई। बैंक के सामने बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बैंक के कैश वैन से कैश बॉक्स की ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लगभग 6 से ज्यादा बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और लूट के बाद बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते भाग गए। लूट के दौरान 2 लोगों को गोली भी लगी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वैन से जो कैश बॉक्स था सीधे उसको ही गायब कर दिया इन बदमाशों ने, और करीब 6 के आसपास जो बदमाश थे उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लूट के बाद बाइक सवार बदमाश फायरिंग करके फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, मिर्जापुर में ये बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कैश डिलीवरी गाड़ी से दिन दहाड़े ये लूट की वारदात की गई और बैंक के सामने बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस वक्त की अहम अपडेट, जहाँ बैंक से कैश वैन में कैश बॉक्स की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लगभग 6 से ज़्यादा बदमाश थे घटनास्थल पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान लाइव जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी को लेकर। नीलेश, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बताया जा रहा है मिर्ज़ापुर में 6 से ज़्यादा बदमाश थे जिन्होंने कैश वैन से पूरा कैश बॉक्स ही गायब कर दिया, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बार फिर से बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। ऐसी ही एक घटना राजधानी लखनऊ में हुई थी, जहां पर दिन दहाड़े जो है एटीएम कैश को लूट कर बदमाश फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई थी। ठीक वैसी ही घटना मिर्जापुर से सामने आ रही है, जहां पर आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम कैश को लूट कर जो है वो फरार हो गए हैं, फायरिंग की है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। कहीं ना कहीं ये तमाम घटनाएं जो मिर्जापुर से सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि जो पुलिस के दावे हैं धरातल पर, वो कहीं ना कहीं हवाई नजर आ रहे हैं। एक और जहां सूबे के डीजीपी विजय कुमार कहते हैं कि खगोली विद से जो है उत्तर प्रदेश में बेहतर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। चांद को देखकर जो है अपराधियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। अब वहीं चांद वाली जो विधि, डीजीपी उत्तर प्रदेश कहते हैं कि चांद वाली विधि से पुलिस बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, बेहतर अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। बड़ी चुनौती है कि क्या चांद वाली विधि अब जो है मिर्जापुर में काम आएगी, क्योंकि पुलिस को सरेआम चुनौती दी गई है। दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं, 2 लोग गोलीबारी में घायल हुए हैं। तो ऐसे में ये पुलिस के सामने बड़ी चुनौती कि कैसे इस घटना का खुलासा किया जाए, कब तक बदमाशों को पकड़ा जाए। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल जो घटना स्थल है वहां पर मौके पर मौजूद है। एसपी अभिनंदन खुद मौके, एक्सिस बैंक के जो डिलीवरी वैन है उससे ये लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि इस बीच कई बड़े सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि दिन दहाड़े अपराधी फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस को इसकी जरा सी भी भनक नहीं है। कैश वैन की सुरक्षा में कोताही क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है। कैश वैन को अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई, एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच क्या ये घटना मिर्जापुर वेब सीरीज की याद नहीं दिला रही? तो वहीं आखिर ऐसे अपराधों पर पुलिस कब सख्ती करेगी? तो इस तरह के कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अपराधी घात लगाकर लूट करने आए हैं तो पुलिस को भी इसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए। जानकारी क्यों नहीं थी? यूपी के मिर्जापुर में पुलिस का कंट्रोल क्यों नहीं है? और दिन दहाड़े अपराधी फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस को इसकी जरा सी भनक तक नहीं है, क्योंकि इस तरह के तमाम जो बड़े सवाल है वो खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए एक अपडेट दे रहे हैं। नीलेश, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि इस तरह की जो वारदात है ये अपने पीछे कई बड़े सवाल भी छोड़ जाती है, क्योंकि सबसे अहम सवाल ये उठता है कि दिन दहाड़े एक तो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त पुलिस प्रशासन क्यों नहीं मौजूद था? उसके बाद फायरिंग भी की गई, लेकिन पुलिस को कोई भी इसकी सूचना या जानकारी नहीं थी।
देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार लगातार ये दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाकर जो सरकारी बिल्डिंग है, बैंक है, एटीएम है, वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं जो अंडर सर्विलांस 24 घंटे रहते हैं। ऐसे में मिर्जापुर की घटना तमाम उन जो है अभियानों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, जो कहीं ना कहीं जिसके दावे उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार की तरफ से या स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार की तरफ से किए जा रहे हैं। एटीएम कैश वैन की अगर हम बात करें तो 24 घंटे वो अंडर सर्विलांस रहती है। अगर उसमें कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी तत्काल प्रभाव से आसपास के थाना अध्यक्षों को हो जाती है, साथ ही साथ बैंक की शाखा को भी होती है। ऐसे में बैंक के शाखा के जो लोग होते हैं वो तत्काल प्रभाव से बताते हैं कि इस तरीके की वारदात वहां पर हो रही है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आधा दर्जन बदमाश आते हैं और एटीएम बिल्कुल इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि उस बीच सुरक्षा कहां थी और जो वैन थी कैश वैन, उसमें भी जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है उसको भी क्यों नहीं किया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ जो वैन थी वो बैंक तक क्यों नहीं पहुंची। तो इस तरह के भी कई बड़े सवाल है। वादे तो बहुत किए जा रहे हैं लेकिन सब धरातल पर फेल हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम बैंकों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अमूमन ये नियम जारी किए गए हैं कि जो स्थानीय थाना की पुलिस होती है वो रोज जो है बैंकों के आसपास जो है सघन चेकिंग अभियान चलाती है, बैंकों के अंदर निरीक्षण करती है, एटीएम मशीनों के आसपास जो है चेकिंग अभियान चलाती है, आसपास लगे हुए जो कैमरे होते हैं उनको भी चेक करती है ताकि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन इस बीच एक और अहम अपडेट सामने आ रही है कि हमारे संवाददाता थे, उन्होंने भी बातचीत करने की डीआईजी से कोशिश की लेकिन उनका नंबर ही बंद आ रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। आखिरकार जवाबदेह कौन होगा? देखिए, बिल्कुल इस तरीके की अगर कोई बड़ी घटना होती है उसमें अगर कोई संवेदनहीनता जताता है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हैं। मिर्जापुर की घटना कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर अभी कुछ देर में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी सरकार को घेरने का काम करेंगी। ऐसे में छोटी छोटी घटना जहां समाजवादी पार्टी के नेता त्वरित जो है ट्वीट करके सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन मिर्जापुर में जिस तरीके से एटीएम लूटकांड को अंजाम दिया गया, बदमाश फरार हो गए, 2 लोगों को गोली लगने की सूचना है। ऐसे में अगर डीआईजी रेंज के अधिकारी जो होते हैं अगर वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि तनाव की स्थितियां पैदा होंगी, लोगों के अंदर डर और भय का माहौल बनेगा। ऐसे में जनता की सुरक्षा और जो एटीएम बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं होती हैं तो रात में क्या ही आलम होता होगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां G20 के लिए अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के प्रमुखों और नेताओं को उपहार के रूप में एक विशेष उपहार हैम्पर मिला है। इसमें हस्त निर्मित कलाकृतियों और उत्पादों का एक क्यूरेटेड संकलन शामिल था जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बताता है। कुछ उत्पाद सदियों की परंपरा का उत्पाद है और उनकी अद्वितीय कारीगरी और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में जानी जाती। इन्हें मास्टर कारीगरों के हाथों से सावधानी पूर्वक बनाया गया और कुछ उत्पाद हमारे देश की अनूठी बायोडाइवर्सिटी को भी दर्शाते हैं। गिफ्ट हैम्पर में पीतल की पट्टी के साथ शीशम के संदूक दिए गए। खास बात तो ये रही कि शीशम के बक्से पर पीतल की पट्टी को उकेरा गया है। तो चले सीधे लिए चलेंगे और आपको दिखाएंगे जहां मध्य प्रदेश के दौरे पर इस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस दौरान क्या कुछ कह रहे, सुने आप। मैं पूछता हूं, क्या कांग्रेस ने किसानों के कर्जे माफ किए? क्या किए? क्या? अरे राहुल गांधी आए तो उनसे पूछो क्या मुंह वोट मांगने आओगे? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया कांग्रेस ने? अरे मेरे भाई और बहनों, शिवराज जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री स्काई योजना, सीखो कमाओ योजना भी आई, रोजगार के अवसर भी बढ़े। मेरे किसान भाइयों को दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ गए, लेकिन 5 साल में मोदी सरकार ने 1 रुपया भी खाद का दाम नहीं बढ़ने दिया। ये किसानों के ऊपर अब मददगार के रूप में कोई आई तो मोदी सरकार। पीएम किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया खाते में आता कि नहीं आता है? किसान कौन कौन है, हाथ खड़ा करें जरा। अरे मेरे छोटे और मझले किसान भाइयों, 6,000 रुपया मोदी सरकार देती तो हाथ खड़ा करके बताओ। शिवराज जी की सरकार 4,000 रुपया देती है साल की,
अब तो 6,000 कर दिया है। तो 6,000 मोदी जी केंद्र से भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी 6,000 रुपया वो भी देते हैं। 12,000 रुपये किसानों के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर साल देती मेरे भाई और बहनों। और मेरी बहनों के लिए शौचालय भी बना कर दिए, पक्के मकान भी बना कर दिए। और अब रसोई गैस के सिलेंडर में मोदी जी ने 200 रुपए घटा दिए तो शिवराज जी ने 450 रुपए कम कर दिए। 650 रुपया कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, मुझे भी 3 सभाओं में और जाना है, लेकिन मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी और हमारे सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शास्त्री शर्मा जी, आप यहाँ पर आप सबको संबोधित करेंगे। मैं एक वायदा लेकर आपसे जाना चाहता हूँ। कल कैबिनेट की बैठक है, उसके बाद मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिलेगा। क्या मैं जाकर ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश ने मन पक्का कर लिया है कमल खिलाने का? क्या मैं विश्वास लेकर जा सकता हूं? चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां सहारनपुर से बड़ी अपडेट। 5 युवकों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया है। स्कूल से घर लौटते समय युवकों ने छात्रा के साथ दरिंदगी की। इसके साथ ही छात्रा के साथ थाने पहुंचकर परिजनों ने तहरीर दी है। तहरीर में 2 युवकों को नामजद कर 5 को आरोपी बनाया। पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को जेल भेजने में जुटी है पुलिस। थाना गंगो इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक छात्रा के साथ 5 युवकों ने दरिंदगी की। एक युवती ने उपस्थित होकर अपने साथ दुष्कर्म की शिकायत पुलिस को की। इस पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ के आधार पर 3 अन्य और युवक प्रकाश में आए, जिनको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल घटना में कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जो दी गई तहरीर है उस पर कठोर धाराओं में, रेप और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जो 5 अभियुक्त हैं इनको जेल भेजा जा रहा है। युवती का मेडिकल करवाया गया है और आवश्यक कार्यवाही इसमें की जा रही है। इस मुकदमे को गंभीरता से लेते हुए इसमें जो भी प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही है वो भविष्य में की जाएगी और जल्द से जल्द इसको सजा करवाने के लिए इस प्रकरण। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत शर्मा जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी को लेकर। विनीत, क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, जहां सामने आ रहा है कि एक छात्रा के साथ 5 युवकों ने दरिंदगी की? क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला कल सामने है, जहाँ पर एक छात्रा थी जो कि स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान जो गंगो कस्बा है, गंगो कस्बे में ठीक दिन दहाड़े की घटना मानी जा सकती है, जहाँ पर 5 युवाओं ने लड़की को वहां से उठाया और उसके साथ तनिकी गैंगरेप की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया। हालांकि इसके बाद पीड़ित लड़की ने परिजनों के साथ यहाँ पर FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते तुरंत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर 5 जो आरोपी लड़की हैं उनको यहाँ पर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा क्योंकि जो परिजन है, लड़की के जो परिजन है और ग्रामीण है, उन्होंने यहाँ थाने पर यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बिल्कुल। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनीत बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज।